हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाई प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 14 जुलाई के शिफ्ट 4 के जीके के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, जो कि सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछा गया था। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर सीरीज स्टार्ट की है सीजीएल के जीके पीवाईक्यू का, जिससे कि आपके आने वाले सीजीएल के एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। और आपको ये वीडियो बस आराम से देखना है और आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। रेन का मतलब होता है रूलिंग, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हुएन सॉन्ग। और कहीं कहीं ना इनको जुआन जैंग भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो ऑप्शन बी लिखा है ना, इत सिंह, ये पहले चाइनीज ट्रेवलर थे इंडिया आने वाले, तो ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। हुएन सॉन्ग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन सॉन्ग इंडिया आए थे और 14 साल तक ये इंडिया में रहे थे। और जब हर्षवर्धन राजा थे तो चाइना के साथ रिलेशन जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा था। फॉरेन ट्रेवलर से क्वेश्चन आ गया है, तो अब हम फॉरेन ट्रेवलर जो एग्जाम में पूछा गया है उनको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में हम जो भी करेंगे ना, सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए चीज़ जो है उन्हीं को कर रहे हैं। तो देखिए, फॉरेन ट्रेवलर्स में पहला जो कि ऑप्शन में ही था हुएन सॉन्ग, ये चाइना से आए थे इंडिया। और इनकी बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सी यू की। इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम भी बोला जाता है। तो अगर ये भी पूछे तो आप हुएन सॉन्ग ही आंसर मार्क करेंगे। और अगर हुएन सॉन्ग ऑप्शन में ना दिया हो तो मैंने आपको क्या बताया, इनका जो है जुआन जैंग भी नाम कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो आप वो लगाएंगे। और ये 14 साल इंडिया में रहते, ये भी शायद किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितने साल इंडिया में रहते, तो 14 साल। यहाँ पे अल बुरूनी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आए थे पर्शिया से और इनकी बुक है तहकीक हिंद। बहुत बार पूछा गया है सीजीएल में ही और वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इब्न बतूता, ये भी फेवरेट हैं और मोरक्को से ये आए थे और इनकी बुक बहुत फेमस है, रिहला। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं कह रही हूँ सब बहुत फेमस है, सब पूछा हुआ है इसीलिए। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे मार्को पोलो, तो ये इटली से आए थे। इनका मतलब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बुक वगैरह, बस ये इटली से आए थे। अगला क्वेश्चन, और ये स्टार मार्क कर लीजिए, 2-3 स्टार मार्क करिएगा। मेगस्थनीज, ये ग्रीस से आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन आए थे, तो मेगस्थनीज। और इन्होंने एक बुक लिखी थी ना, इंडिका, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अगला यहाँ पर है अब्दुल रज़ाक, ये भी पर्शिया से आए थे और ये आए थे विजयनगर एम्पायर में। उसके बाद फाहियान, ये भी चाइना से ही आए थे। निकोलो कॉन्टी इटली से आए थे और ये डोमिंगो पियाज जो हैं विजयनगर एम्पायर के टाइम पर आए थे। फर्नाओ नूनीज, वास्को डी गामा, ये दोनों पुर्तगाल से आए थे। लेकिन आपको ये याद रखना है ना, वास्को डी गामा का एक बार पूछ लिया था कि किस किंग के यहाँ पर आए थे, तो कालीकट के एक राजा थे जैमुरिन, वहाँ पर ये आए थे। और अगला वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछेगा कि विलियम हॉकिंस और थॉमस रो किसके कोर्ट में आए थे, तो जहांगीर के कोर्ट में आए थे। और ये लोग ना इंडिया में ट्रेड करने का परमिशन मांगने आए थे। नेक्स्ट यहाँ पे जीन बाप्टाइज ट्रेवर्नियर, ये ज्वेलर थे शायद, और ये फ्रेंच ट्रेवलर थे। ये इंडिया 6 बार आए थे। तो क्वेश्चन में ऐसे लिख के पूछा था कि इनमें से कौन ज्वेलर है जो कि 6 बार इंडिया आया था, तो राइट आंसर वहाँ पे था जीन बाप्टाइज ट्रेवर्नियर। और ये शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पर इंडिया आए थे। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप इज ए और एन। यहाँ पे कह रहा है थॉमस कप क्या है, एनुअल इवेंट, बाई इनियल इवेंट, क्वार्टरली इवेंट या ट्राई इनियल इवेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले शिफ्टों में जो है सोल्यूशन कराया है इसका डिटेल में, तो आप क्लास 1 से देखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे है थॉमस कप जो है ये बाई इनियल इवेंट है। बाई इनियल इवेंट का मतलब होता है कि 2 साल में एक बार जो चीज़ें होस्ट की जाए उसको हम बोलते हैं बाई इनियल इवेंट। हिंदी में उसको बोलते हैं द्विवार्षिक आयोजन। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि 2024 का थॉमस कप एंड उबेर कप, जो कि दोनों बैडमिंटन से ही रिलेटेड है, किसने जीता है। और उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि होस्ट किसने किया है। और थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ कि सेम कंट्री जिसने जीता है उसी ने होस्ट किया था।
अगला क्वेश्चन है पेनल्टी कॉर्नर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। यहाँ पे कह रहा है कि पेनल्टी कॉर्नर शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने भी मतलब हमारे स्पोर्ट हैं उससे बहुत सारे वर्ड रिलेटेड होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो भी क्वेश्चन बनता है ना खेल से संबंधित जो शब्दावली होती है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पूछा जाता है 99% केस में। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। हॉकी का तो पेनल्टी कॉर्नर हो गया। अब हम देखेंगे एथलेटिक्स का। एथलेटिक्स से आप याद रखेंगे हाई जंप, ट्रिपल जंप, शॉट पुट। तो ये तीनों जो है एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। बैडमिंटन से आप याद रखेंगे बैक हैंड, स्मैश, डबल फॉल्ट। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बोट रेस से एक ही वर्ड है तो आप इसको याद रखेंगे कॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पे है बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग का तो आप देख के भी पहचान सकते हैं, नॉकआउट, जैब, अपर कट एंड किडनी पंच। तो पंच बॉक्सिंग से रिलेटेड है तो इसमें ये ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट है यहाँ पे फुटबॉल का ये जो है ना ड्रिबल, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी किक, ड्रिबल एंड हैट्रिक, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर है, फुटबॉल में पेनल्टी किक है। और हॉकी से आप एक और याद रखेंगे एस्ट्रो टर्फ, मतलब पेनल्टी कॉर्नर के बाद एस्ट्रो टर्फ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्स रेसिंग से आपको याद रखना है जॉकी। और स्विमिंग से ये वाला पूछा गया था सीजीएल में, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक फ्री स्टाइल एंड बटरफ्लाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया स्विमिंग से। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्फेनोसिडा दैट हैज़ एन अंडरग्राउंड क्रीपिंग एंड पेरेनियल राइजोम दैट गिव्स ऑफ एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड ब्रांचेस। ये बायो का क्वेश्चन है, थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा है। ये स्फेनोप्सिडा जो है ये वस्क्यूलर प्लांट है और यहाँ पे पूछ रहा है ना कि इसकी जो है एकमात्र जो प्रजाति है वो कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इक्विसेटम। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है और इसको ना मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ट्राईक्लोरोमेथेन इज़ बेटर नोन एज। ट्राईक्लोरोमेथेन कह रहा है कि हम उसको किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं हम ट्राईक्लोरोमेथेन को। और अगर आपसे इसका फॉर्मूला पूछ ले तो CHCl3 यानी ट्राईक्लोरोमेथेन। और कई बार आपसे पूछा जाता है ना कि LPG में कौन सी गैस भरी जाती है। LPG का तो फुल फॉर्म पहली बात आप याद रखेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन कौन से जो है गैसेस का मिक्सचर भरा होता है तो इसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर भरा होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसको याद रखना है आपको। ये जो लाफिंग गैस है ना ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसका फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे तो आप आंसर मार्क करेंगे N2O। तो ये होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है यहाँ पर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले शिफ्ट में काफ़ी डिटेल में किया है और मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक की मदद से याद भी कराया है सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हमारे 11 हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। और अगर आपसे कहे ना कि किसके रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी तो आप यहाँ पे याद रखेंगे स्वर्ण सिंह कमेटी। और कई बार पूछा गया है, ये शायद हमने क्वेश्चन वहाँ पे नहीं किया था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ना तो केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद जो है 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो आप मुझे उसका कमेंट में आंसर देंगे कि कौन सी थी और कब जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पे हिल्स के बारे में बताया है। हिल्स पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे छोटी सी वीडियो पड़ी है, आप वहाँ पे जाके डिटेल में देख सकते हैं हिल्स का वीडियो। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैच कराइए कॉलम, स्टेट का नाम दिया है और हिल्स का नाम दिया है और यहाँ पे पूछ रहा है कि राइट आंसर क्या होगा।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जैसा कि हम सबको पता है ना कि मेघालय में जो है गारो ट्राइब रहती है, तो वहाँ का गारो हिल्स, केरला का अन्नामलाई हिल्स। तो मतलब 1 का A, 2 का B, 3 का C। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 का A, 2 का B एंड 3 का C। और मैंने आपको बताया था कि मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया ये सारी हिल्स भी हैं। और केरला से एक हिल और आप याद रख लीजिए, कार्डमम हिल्स। अगर आपसे पूछे तो ये केरला में है, और यहाँ पे कार्डमम यानी इलायची बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसी वजह से इसका नाम ही पड़ गया है कार्डमम हिल्स। अगला क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एसएससी के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। विजयनगर एम्परर कृष्णदेव राय founded a suburban township near Vijayanagar called Naglapuram in the name of his। यहाँ पे कह रहा है कि विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के पास नगलापुरम नामक एक बस्ती बसाई थी। तो उस किसके नाम पर उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्होंने नगलापुरम जो बसाया था वो अपनी माता जी के नाम पे बसाया था, और इनकी माता का नाम था क्या? नगला देवी। तो इसीलिए इन्होंने नगलापुरम जो है बसाया था। अब देखिए विजयनगर एम्पायर से तो मतलब डेफिनेट है क्वेश्चन बनना, तो क्यों ना विजयनगर एम्पायर को काफ़ी डिटेल में पढ़ लें। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जहाँ पे एग्जाम में देखा है तो नहीं बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर एम्पायर में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? पहला आपको याद रखना है कि इस्टेब्लिश कब हुआ। 1336 AD में जो है इस्टेब्लिश हुआ ये। विजयनगर एम्पायर के अंदर 4 डायनेस्टीज आती थी। पहली थी संगम, दूसरी थी सुलभ, तीसरी थी तुलुभ एंड चौथी थी अरायविदु। यानी जो हमारा विजयनगर एम्पायर है ना, उसके अंडर में 4 डायनेस्टीज थी। अब यहाँ पे ना तुलुभ डायनेस्टी के राजा थे कृष्णदेव राय जी, और ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि इनसे हर बार क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय जी को जो है आंध्र भोज का टाइटल मिला था, और इन्होंने जो है आदिल शाह जो कि बीजापुर डायनेस्टी का था उसको जब हराया था, तो इन्होंने खुद टाइटल लिया था यवन राज स्थापना चर्या का। ये बहुत बड़ा टाइटल है, और सेम ऐसे मतलब पूछा गया है क्वेश्चन कि कृष्णदेव राय ने इनमें से कौन सा टाइटल लिया था, तो यही हो जाएगा। इन्होंने जब आदिल शाह जो है उसको हराया तो यवन राज स्थापना चर्या का टाइटल लिया, और आंध्र भोज का टाइटल इनको मिला था। और उसके बाद है इनकी एक बुक बहुत फेमस है, मैंने आपको पिछली शिफ्टों में भी बताया है। अमुक्त माल्यद जो है इन्होंने बुक लिखी है, और वो लिखी है तेलुगु लैंग्वेज में, और वो लिखी है इन्होंने स्टेट क्राफ्ट पे, मतलब राज्य का शासन कैसे चलाया जाए उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये तीनों क्वेश्चन बना हुआ है कि किसके बारे में है, किस लैंग्वेज पे है, किसने लिखी है। अब बस यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि कृष्णदेव राय की जो मम्मी थी ना, वो लॉर्ड विष्णु की भक्त थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि वैष्णवाइट से रिलेटेड थी। तो इतना आप कर सकते हैं याद। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कृष्णदेव राय जब थे विजयनगर एम्पायर में, तो वो गोल्डन एज था विजयनगर एम्पायर का। यहाँ पे VE लिख दे रही हूँ शॉर्ट में। अब यहाँ से देखिए 4 ट्रेवलर्स इनके टाइम पर आए थे या विजयनगर एम्पायर में आए थे, तो सीधा सीधा नाम पूछ लेता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी कराया है। निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, डोमिंगो पियास एंड दुआर्ते बाराबोसा, ये 4 ट्रेवलर्स आए थे विजयनगर एम्पायर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो विजयनगर एम्पायर है इतना अच्छा था, उसका एंड कब हुआ? तो उसका एंड हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा से, जो कि 1565 में हुआ। मतलब 1336 में इस्टेब्लिश हुआ और 1565 में इसका एंड हो गया विजयनगर एम्पायर का। और इसको जो है ना, आपको ऑप्शन में बैटल ऑफ तालीकोटा ना दिखे तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बैटल ऑफ तालीकोटा को बोलते हैं बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी, लेकिन एग्जाम में यही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि तेलंगाना में जो विधानसभा है वहाँ पे कितने नामांकित सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जो है नॉमिनेटेड होता है। टोटल अगर पूछे कि तेलंगाना के लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट कितनी है, तो 120, जिसमें से 119 जो होते हैं ना वो इलेक्टेड होते हैं,
यानी कि निर्वाचित होते हैं, और एक जो होता है वो होता है नॉमिनेटेड। तो चलिए अब हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या। तो देखिए, जैसे हमारा सेंटर में होता है ना लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस, सेम ऐसे ही हमारा स्टेट में भी होता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ से सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि ये जो है लोअर हाउस की तरह होता है और ये होता है अपर हाउस की तरह। अगर पूछे विधानसभा जो होती है स्टेट की वो किस आर्टिकल में आती है, तो 170, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद आर्टिकल 171 में आता है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट और एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, यानी पार्लियामेंट के पास ही ये राइट्स है, यानी हमारा जो संसद है उनके पास ही ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद को बना भी सकते हैं, और अगर कहीं है तो उसको हटा भी सकते हैं, एबॉलिश भी कर सकते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली आप सोच रहे होंगे कि वो भी कर सकते हैं, तो नहीं, ये तो ऑलरेडी होता ही होता है सब राज्यों में। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको याद रखना है, कुंभत करके KUMBAT, यानी ये जो स्टेट्स है ना इन्हीं में केवल हमें दोनों हाउसेस देखने को मिलते हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। बाकी सारे स्टेट में केवल और केवल जो है एक ही हाउस है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। तो यहाँ से कौन कौन से हैं वो स्टेट, K से हो जाएगा आपका कर्नाटका, U से हो जाएगा UP, M से हो जाएगा महाराष्ट्र, जिसको मैंने महा लिखा है, अच्छा यहाँ हम लिख देते हैं पूरा महाराष्ट्र, ये हो जाएगा बिहार, और A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और T से हो जाएगा तेलंगाना। तो केवल इतने ही स्टेट्स हैं जहाँ पे दोनों हाउसेस हैं, बाकी में केवल एक ही है। तो इतना आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन बनाना हुआ ना आर्टिकल से तो यही सारे आर्टिकल पूछेगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि फंडामेंटल राइट्स तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है सबने पढ़ा है, और जो भी हमारी ड्यूटीज़ वगैरह है फंडामेंटल वो भी पढ़ा है, तो कभी कभी सिटीजनशिप से क्वेश्चन पूछ लेगा। और UPSC के जो आर्टिकल हैं तो ये नहीं पूछेगा कि किस में आएगा, उससे आगे वाले आर्टिकल पूछ लेगा, या फिर ऐसे मतलब थोड़ा बढ़ा के आर्टिकल पूछ लेता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ MSME लॉन्च्ड एन एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव फॉर वुमेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए उद्यमिता अभियान शुरू किया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन A समर्थ। इसको मैंने रिप्लेस इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ जो स्कीम होती है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसका फुल फॉर्म जो है बहुत बड़ा है, मैं इसको लिख देती हूँ, सपोर्ट फॉर ऑगमेंटिंग MSMEs थ्रू रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। वैसे इस स्कीम का उद्देश्य ये था कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको एम्पावर करे, जैसे कि उनको एक्सेस ऑफ क्रेडिट दे, मार्केट लिंकेजेस दे, और ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, यानी वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके, तो इन सब में वो उनकी हेल्प करे। और निर्भया अगर पूछे तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी पब्लिक प्लेसेस पे महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड ये था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द मेन एनर्जी सोर्स फॉर अर्थ्स इंटरनल हीट इंजन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि पृथ्वी के आंतरिक ताप इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, यानी कि अर्थ का इंटरनल हीट इंजन का सोर्स क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन D रेडियोजेनिक हीट एंड प्रीमॉर्डियल हीट। रेडियोजेनिक हीट का मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम 40, तो ये सारे जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। और उसके बाद प्रीमॉर्डियल हीट, प्रीमॉर्डियल हीट का मतलब होता है जब अर्थ आग का गोला था ना बहुत पहले, मतलब अर्थ के बनने के पहले, तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा जो है बची हुई थी, अर्थ में हीट बची हुई थी, तो वो भी इनके इंटरनल हीट इंजन का एक सोर्स है। तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द अचीवमेंट ऑफ श्रुति बंदोपाध्याय। यहाँ पे कह रहा मणिपुरी डांसर थी श्रुति बंदोपाध्याय, तो कौन सा उनके बारे में सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन B सी रिसीव्ड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2020। 2020 में इनको मिला था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। और देखिए मैंने जो है मणिपुरी के एक्सपोनेंट आपको कराए हैं पिछले वीडियोस में,
तो यहाँ से ना आप ये नाम भी ऐड कर लीजिएगा। यही तरीका होता है प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन पर्सनैलिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद कार्नेटिक म्यूजिक। यहाँ पे कह रहा है कि कौन जो है कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु नारायण भातखंडे। जो भी नाम आपको साउथ इंडिया के लगे तो आप समझ जाइए कि वो कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, क्योंकि कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो साउथ इंडिया में ही होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इसको आप याद रख सकते हैं AK² मतलब जैसे भी आप याद रखना चाहें। तो विष्णु नारायण भातखंडे जो है ये कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है। और रिवर्स क्वेश्चन भी एक बार किसी एग्जाम में पूछा हुआ था कि इनमें से कौन से हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड हैं, तो अगर विष्णु नारायण भातखंडे आपको ऑप्शन में मिल जाएं तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड हैं, यानी ये कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड नहीं हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बस ज़रूरत है आपको उसको आराम से देखने की। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया इन 1973। यहाँ पे कह रहा है कि 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, फेरा। अब यहाँ से आपको फेरा का जो है याद रखना है कि फुल फॉर्म क्या होता है। मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। विदेशी मुद्रा के विनियमन करने के लिए आया था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और कब आया था ये? तो ये आया था 1973। तो यहाँ पे ना ये वाला जो एक्ट है ना फेरा को रिप्लेस करने के लिए 1999 में फेमा आया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप इसको भी याद रखेंगे। और ये जो है ना FRBM, इसका मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ये तो 2003 में आया था और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये SARFESI जो है इसका मतलब होता है ना सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये 2002 में आया था। अगला है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म्ड बाय द सांथाल ट्राइब ऑफ झारखंड। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा डांस जो है सांथाल ट्राइब के द्वारा किया जाता है झारखंड के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीखा दशैन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मनाते हैं सांथाल ट्राइब अक्टूबर के टाइम पर। वैसे बीच में ना मंथ भी पूछ रहा था, खैर इसको इम्पॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन आपको याद रखना है कि सांथाल ट्राइब करती है इसको। जीखा दशैन झारखंड का है। अब यहाँ से आप याद रखेंगे ना, कोलकली जो है ये है केरला का, और घूमर अगर पूछे तो ये हो जाएगा राजस्थान का, और अगर कोली आपसे पूछे तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। वैसे महाराष्ट्र का हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है, तो यहाँ से आप महाराष्ट्र का रिवाइज करिए एक बार। लेजिम, तमाशा, पोवाड़ा, और मैंने महाराष्ट्र से आपको बताया था एक बनगंगा फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों बट पूछा गया है बहुत बार। ये बनगंगा फेस्टिवल भी महाराष्ट्र का है। अगला यहाँ से आप झारखंड के और भी फोक डांसेस याद रखेंगे, छऊ, सांथाली, मुंडारी और पैका डांस। और फेमस यहाँ पे जो फेस्टिवल्स है ना, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तूशु पर्व और सरहुल। कर्मा भी पूछा जाता है बट ये इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल यानी कौन सा कोशिकांग जो होता है वो RNA एंड प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कौन सा कोशिकांग जो है वो RNA एंड प्रोटीन का बना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राइबोसोमल RNA, राइबोसोम। ठीक, तो चलिए सेल से ना इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनता है तो हम देख लेते हैं इसको कि सेल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो यहाँ पे तो मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर लिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है सेल के बीच में, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो बीच में होता है ये इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। जैसे यहाँ पे ये वाला है ना, ये न्यूक्लियस है। और उसके बाद ये जो किनारे किनारे ये ऐसे ये लगे हुए हैं ना ऐसे धागे टाइप से, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होता है राइबोसोम। ठीक, और ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो आउटर कवरिंग होती है ना, इसको बोलते हैं सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसको किसको बोलते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, सीजीएल 2019 में पूछा गया था ये, शायद 19 की 20 में, कि प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल्स, यानी सेल को जो है शेप कौन प्रोवाइड करेगा। तो जाहिर सी बात है सेल को शेप वही प्रोवाइड करेगा जो उसकी आउटर कवरिंग होगी। तो वहाँ पे आंसर था सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखिए सेल जो है ना दो तरह के होते हैं, एक तो डेड सेल यानी मृत कोशिका, और एक होती है लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका। तो डेड सेल की खोज जो है कॉर्क में की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी वगैरह में सीधे दिया हुआ है, तो कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। दूसरा है यहाँ पर पॉन्ड में डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और कब की थी 1674 में, मतलब कि डेड सेल के खोज होने के 9 साल बाद। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ भी मैंने लिखा ना, बस आप उसको रट्टा मारिए क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सेल वॉल जो होता है और प्लास्टिड, ये केवल और केवल प्लांट सेल में होते हैं, यानी कि सेल वॉल और प्लास्टिड एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। सीधा स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि मतलब किसके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो होते हैं उनके पास होता है खुद का डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, और ऐसा इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनती है, और जो एनर्जी बनती है ना उसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, या एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना वो लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है लिपिड्स एंड प्रोटीन का। और लिपिड्स एंड प्रोटीन को ना मिला करके बोल देते हैं लिपोप्रोटीन, तो अगर ऑप्शन में ये भी हो तो भी चलेगा। अगला यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वहाँ पे था पिक्चर में, आप उसको पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा फोटो अच्छे से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये फूड मैन्युफैक्चर करता है, मतलब खाना बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एक होता है थोड़ा सा दरदरा टाइप में, थोड़ा रफ होता है, और एक होता है चिकना, थोड़ा स्मूथ होता है। तो जो रफ वाला होता है ना वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और खुद तो राइबोसोम का बना होता है। देखिए सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को, और ये खुद बना होता है राइबोसोम का। ठीक, उसके बाद स्मूथ वाला है, ये फैट्स का सिंथेसिस करता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला यहाँ पे आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, जो मैंने आपसे कहा था ना कि हम देखेंगे किस में होता है सेल मेम्ब्रेन, किस में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर एनिमल सेल की बात करें तो इनका जो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है, यानी सेल का जो बाहरी आवरण होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो बात हो गई एनिमल्स की, लेकिन प्लांट, बैक्टीरिया, एल्गे एंड फंगस, इनका जो होता है आउटर कवरिंग उसको बोलते हैं सेल वॉल। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना वो सेल्यूलोज का बना होता है, और जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और एल्गे का तो बहुत बड़ा नाम है, वो यहाँ आपसे नहीं पूछेगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे फंगस। फंगस का पूछे तो इनका काइटिन का बना होता है। काइटिन एक तरह का कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, तो उससे बना होता है फंगस का जो है आउटर कवरिंग या सेल वॉल। तो ये इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो होता है ना ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। मतलब अगर ये सारी चीज़ें ना हो ना तो प्लांट मतलब खड़ा ना हो पाए, सीधे गिर जाएगा। ठीक है, और प्लांट में जो होता है वैक्यूल ये बड़े साइज में होता है, और एनिमल में नंबर में ज़्यादा होता है। ठीक, पेरोक्सीसोम क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू ब्रेक करता है, यानी तोड़ता है। तो जब भी आपको ऑक्सीडेशन वाला वर्ड दिख जाए तो पेरोक्सीसोम आप आंसर मार्क करेंगे। और यहाँ से एक चीज़ और आपको याद रखना है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं कोशिका की, तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। और ऐसा क्यों, क्योंकि लाइसोसोम ना फट जाता है, इसके अंदर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। ये सारे जो है सेल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कई बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ और याद करना है, जो भी फूड वगैरह बनता है तो उसका पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग वर्ड अगर लिख के आ जाए तो आप आंसर मार्क करेंगे गोल्जी बॉडी।
पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर्स को बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये वाला पॉइंट छूट रहा था, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सागर कैलाश ओवहालकर was in the news for being conferred with Arjuna Award 2022 for his outstanding contribution in which of the following sports। तो यहाँ पे सागर कैलाश जी जो हैं उनका पूछ रहा है कि इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया 2022 का, तो ये किस खेल से रिलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मलखम से रिलेटेड है। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि ये मलखम है क्या, तो ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है, इसी वजह से मैंने इसको ना यहाँ से हटाया नहीं है। यहाँ से आपको याद रखना है ना, मलखम्ब जो है ये मार्शल आर्ट या फिर ट्रेडिशनल स्पोर्ट है मध्य प्रदेश का, इससे रिलेटेड है ये, तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे कह रहा है ना कि कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी से पहले ही जो गरीबी रेखा होती है उसके बारे में बात कही थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अनऑफिशियल पॉवर्टी लाइन दिया था। और यहाँ से ये भी आप याद रखेंगे कि पहले इंडियन थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था, फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की जो है बुक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉवर्टी लाइन या फिर पॉवर्टी जो है इसको गिनता कौन है, तो इसको एनएसओ कैलकुलेट करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये आता है मॉस्पी के अंडर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ कमेटीज़ का नाम याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछेगा ना कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है, तो देखिए वीएन दांडेकर एंड रथ कमेटी जो 1971 में फॉर्म हुई थी, ये भी पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन से रिलेटेड है। अलग कमेटी ने न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन दिया था, तो ये भी पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन का मतलब ये था कि अगर आप इतना ज़्यादा कैलोरी या फिर इतना न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो आप गरीब हैं, तो ये अलग कमेटी ने मतलब इसको बेस मान के पॉवर्टी लाइन दिया था। लकड़वाला कमेटी, ये सारे कमेटीज़ जो हैं पॉवर्टी से रिलेटेड हैं, तो अगर ऑप्शन आएगा तो आप आराम से आंसर मार्क कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट आर कवर्ड इन द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। यहाँ पे कह रहा है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में जो स्टेट हैं उनको जो है आंसर आप मार्क करिए। तो सबसे पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। हमें ये तो पता है कि हाँ ये गुजरात में था, ठीक, लेकिन आप यहाँ से कर्नाटका एंड तेलंगाना, ये तो बहुत ज़्यादा साउथ में हो गया, पंजाब में बिल्कुल नहीं था, दो ऑप्शन आपके कट गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं झारखंड में बिल्कुल नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ऑप्शन बी बचा। तो जब ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं ना तो एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है ये 2017 में कंप्लीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच जर्मन केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट proposed that an aromatic compound must have an odd number of pairs of electron which can mathematically be written as 4n plus 2, n is equal to 0, 1, 2, 3 etc. in 1931। ये क्वेश्चन जो है पहली बार आया था और काफ़ी डीप में थोड़ा इन्होंने क्वेश्चन पूछा था और फैक्चुअल है ये क्वेश्चन। आपको सीधा इसको याद रखना है कि एरिक हकल ने ये बोला था कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4n+2 के फॉर्म में होने चाहिए। तो अब आपका काम है ना, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और ईयर याद रखेंगे और ये जर्मन केमिस्ट थे ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है। अगला है यहाँ पर, अंडर होम वॉज सीपी इल्बर्ट अ लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल। यहाँ पे कह रहा है सीपी इल्बर्ट किसके अधीन परिषद विधि के सदस्य थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड रिपन। रिपन ने जो है थोड़ा बहुत काम किया इंडिया के लिए। 1880 से ये 1884 तक वायसरॉय थे इंडिया के। यहाँ से आपको याद रखना है बंगाल पार्टीशन, ये सब कुछ नहीं, करजन आप याद रखेंगे। 1905 में बंगाल का जो है विभाजन हुआ था और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर पूछा जाए परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था, स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं इसको हिंदी में, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये जो है इन्होंने लाया था कॉर्नवालिस ने। तो इसको भी आप याद रखेंगे।
और बाकी जो है अभी इसमें हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्म विच अपीयर्ड इन 1957 आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। कह रहा है कि किसने जो है बुद्धा एंड हिज धम्म बुक लिखी जो कि 1957 में उनके मरने के बाद, मतलब जिन्होंने ये बुक लिखी उनकी डेथ हो गई तब जाके ये बुक पब्लिश हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा द वन एंड ओनली B.R. अम्बेडकर जी ने जो है लिखा था ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग पंचमी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। नाग पंचमी कह रहा है कि भारतीय जो कैलेंडर है वो कब मनाया जाता है उसके हिसाब से। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावण में मनाया जाता है इसको। कहता है ना सावन लग गया है तो सावन में मनाया जाता है इसको। अगला है यहाँ पे, व्हाट इज बैटलिप्स चंद्रयानी रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो यहाँ पे ना एक स्पीशी मिली थी मरीन टार्डिग्रेड स्पीशी, तो उसका नाम ये रख दिया गया था। मैंने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पुराना था तो नए वाले से रिप्लेस कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का जो नियामक है वो कौन है, मतलब कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, RBI जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इसकी एक अलग सी वीडियो बनाई है 5-6 मिनट की होगी, तो वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए ये तो शिफ्ट हमारा खत्म हुआ सोल्यूशन। अब हम करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आप करंट अफेयर्स इस वीडियो के साथ ही तैयार कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, रेड फ्लैग एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन। रेड फ्लैग एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ, तो ये अलास्का यानी USA में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंडियन फिल्म वॉन द प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट 77th कांस फिल्म फेस्टिवल। यहाँ पे कह रहा है कौन सी मूवी जो है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीती है 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और ये मूवी डायरेक्ट की गई है पायल कपाड़िया के द्वारा, और ये पहली इंडियन है इनको जीतने वाली ये वाला अवार्ड को, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है यहाँ पर, दीपा कर्माकर वॉन विच मेडल एट 2024 एशियन विमेंस जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप। यहाँ पे कह रहा है दीपा कर्माकर को कौन सा मेडल मिला है 2024 की एशियन विमेंस जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में। राइट आंसर है यहाँ पर इनको मिला है गोल्ड। और अब आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि आप बस गोल्ड याद रखें, ये जो लिखा ना जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किससे रिलेटेड है, और सामने होते हुए भी हमें मतलब नहीं दिखाई देता है ये सारे कीवर्ड्स, तो आप इसको याद रखेंगे। और अगर पूछे कि ये 2024 एशियन विमेंस जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप हुआ कहाँ पर, तो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटेड 33% रिजर्वेशन फॉर विमेंस इन गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे कह रहा है कि 33% आरक्षण किस स्टेट ने दिया है वुमेन्स को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटका। और ऐसे भी पूछ लेता कितने परसेंट दिया गया है, तो मैंने जो क्वेश्चन देखा है एक बार ऐसा पूछा गया था कि कितने परसेंट जो है रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। मतलब एकदम जनरल अवेयरनेस है, तो मतलब अवेयर होके आपको देखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री विल होस्ट 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि 2027 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, तो ब्राज़ील होस्ट करेगा। इतना क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने 30 क्वेश्चन तो पूरे लिए, उसके अलावा भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल होंगी, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको मतलब बता दूं, या जो लोग भी पहले से भी देख रहे हैं, जो लोग भी ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो आई प्रॉमिस कि जो भी 40 शिफ्ट के क्वेश्चन थे मैं 40 शिफ्ट को जो है पूरा कंप्लीट कराऊंगी आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।